हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका वीएस एजुकेशन चैनल पर। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि वेटिंग चयनित शिक्षक संघ वर्ग 1 2023 मध्य प्रदेश। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर एक ज्ञापन जो है वो अपने जो मुख्यमंत्री साहब हैं उनको दिया गया। हालांकि वो व्यक्तिगत रूप से वहाँ पर उपस्थित नहीं थे। मैं उसकी फ़ोटो आपको दिखा देता हूँ। उनके जो प्रतिनिधि थे उनको उज्जैन के उनका जो मुख्यालय है वहाँ पर ये ज्ञापन उनको दिया गया। और बतौर उस ज्ञापन में तमाम बातें लिखी हुई हैं। मैं उसको एक बार आपको पढ़ के बता देता हूँ। सबसे पहले विषय जो था वो था उच्च माध्यमिक शिक्षक भर्ती वर्ग 1 चयन परीक्षा 2023 के रोस्टर पदवृद्धि करने बाबत। इस पे इन्होंने बोला है कि निवेदन है कि 16 विषयों में आयोजित उच्च माध्यमिक शिक्षक भर्ती परीक्षा 2023 में पात्रता परीक्षा लेने के बाद चयन परीक्षा भी अभ्यर्थियों की कराई गई। इसीलिए इस परीक्षा में उत्तीर्ण सभी अभ्यर्थी पात्र नहीं बल्कि चयनित कहे जाएंगे। आपसे विनम्र अनुरोध है कि निम्न बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए वर्ग 1 चयन परीक्षा 2023 के रोस्टर में नए पदों की पदवृद्धि करने की कृपा की जाए। वर्ग 1 की भर्ती कोरोना काल त्रासदी की वजह से 5 साल बाद आने के कारण अधिक पद रिक्त हैं और अभ्यर्थी ओवर एज हो गए हैं, अन्य परीक्षा देने में भी असमर्थ हैं। दूसरा पॉइंट, अभी तक मध्य प्रदेश में शिक्षक भर्ती में केवल पात्रता परीक्षा आयोजित की जाती थी, लेकिन इस बार 2023 से शिक्षक भर्ती में पात्रता परीक्षा के बाद मुख्य परीक्षा अर्थात चयन परीक्षा आयोजित की गई है। अर्थात हम दो परीक्षाओं में सफल हुए हैं। तीसरा पॉइंट, पदवृद्धि मध्य प्रदेश शासन का राजपत्र दिनांक 1 दिसंबर 2022 के अनुसार वर्ग 1 रिक्त पद 34,789 है, करने का अनुरोध है। चौथा पॉइंट, उच्च माध्यमिक शिक्षक भर्ती 16 अलग अलग विषयों के लिए मात्र 8720 पदों पर आयोजित है, जिसमें से फ्रेश पद केवल 5,052 ही हैं। पांचवा पॉइंट, वर्ग ए के रोस्टर में लगभग 45% बैकलॉग के पद हैं और फ्रेश पद कम होने के कारण कैटेगरी के अनुसार लगभग 6 से 8 पद आ रहे हैं, जिससे उत्तम अंक लाने पर भी अभ्यर्थियों का चयन नहीं हो पा रहा है। नोट, वर्ग 1 शिक्षक भर्ती 2018 में 22,000 पद, लेकिन 5 साल बाद आयोजित वर्ग 1 शिक्षक चयन परीक्षा 2023 में फ्रेश पद केवल 5,052 है। अतः पद वृद्धि करने की कृपा करें। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर काफ़ी, और ये 26/6/2024 का ये आज की ही डेट में दिया गया ज्ञापन है। और फ्रेंड्स, यहाँ पर एक चीज़ मैं और आपको कहना चाहूँगा कि इसमें जो बात आप लिखते हैं कि 5,052 पद ही फ्रेश पद के रूप में लाए गए हैं, तो अगर हम यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, क्योंकि बैकलॉग का जो मैटर है, हालांकि मैं कई बार मैंने बोली है बात कि ना तो मैं अतिथि भाइयों के विपक्ष में बोलता हूँ, ना तो मैं आपके ST SC वर्ग के विपक्ष में बोलता हूँ। मेरा कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि जैसे जो फ्रेश पद निकल कर आते हैं, तो फ्रेश पद में भी ऐसा होता है कि उसमें जितनी भी कैटेगरीज होती हैं, ठीक है, जैसे कि अगर मैं बात करूँ तो आपका UR कैटेगरी हो गई, ठीक है, OBC हो गया, ST हो गया, है ना, SC हो गया, EWS हो गया। इन सभी कैटेगरीज में पदों को बांटा जाता है। बैकलॉग में तो सिर्फ उन कैटेगरीज पे पद आएंगे जिस पे बैकलॉग निकला हुआ है, लेकिन जब फ्रेश पद आते हैं तो उसमें सभी कैटेगरीज, फिर उसमें वर्टिकल रिजर्वेशन हो गया, फिर आपका हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन हो गया, वो सभी चीज़ें वहाँ पर दिया जाता है। लेकिन कहने का अर्थ यहाँ पर यह है कि बैकलॉग पद तो है ही, जो फ्रेश पद आ रहे हैं, क्योंकि बैकलॉग होने की वजह से फ्रेश पद के जो STs और SCs के जो पोस्ट हैं वो भी फिल नहीं हो पाएंगी, क्योंकि बैकलॉग में ही इतनी ज़्यादा सीट्स हैं कि वहीं पर जो क्वालिफाइड कैंडिडेट्स हैं वो अवेलेबल नहीं हो पा रहे हैं। तो अगर हम फ्रेश पद में अगर हम STs SCs को निकाल दें, है ना, तो फिर अगर देखा जाए तो ये पद की संख्या बन जाती है, लगभग आप मान के चलिए कि 3500 से 4,000 के आसपास बनती है। 4,000 भी मैं ज़्यादा ही बोल रहा हूँ, 4,000 भी नहीं है। यानी कि 5,052 पद में से आप ये मान के चलो कि 3500 से 4,000, उसमें भी आपके 1,500 पद कम करके निकालो, ठीक है। अब अगर हम इसको कैलकुलेट करते हैं किससे, जो टोटल क्वालिफाइड कैंडिडेट्स हैं, जिसको आप लोग चयनित शिक्षक बोल रहे हैं, उसकी संख्या लगभग 40,000 है, ठीक है, 40,000।
अब इस 40,000 का अगर हम 10% निकालते हैं तो इसका मतलब इसमें हम 10 से डिवाइड कर देते हैं तो लगभग 4,000 सीट्स आती है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है फ्रेंड्स कि यहाँ पर जो सीट्स आई हैं वो टोटल क्वालिफाइड कैंडिडेट्स का 10% आई है, जबकि 18 की भर्ती जो हुई थी उसमें ऐसा हुआ था कि जो भी क्वालिफाइड थे उन सभी का सिलेक्शन वहाँ पर हुआ। कुछ एक दो विषयों को छोड़कर लगभग 14 से 15 विषयों में या 12 से 13 विषयों में आप मान के चलिए कि सभी कैंडिडेट्स जो भी 75 या 90 मार्क्स लाए थे उनका सिलेक्शन हुआ। एक कमेंट मेरे में आया था इस चीज़ को लेकर के कि जो 18 का पेपर था वो काफ़ी टफ था। तो हालांकि मैं देखिए मैं 18-23 में कोई ऐसा नहीं है कि मैं 18-23 में कोई कंपैरिजन कर रहा हूँ। जो मुद्दा है वो सरकार को लेकर के है। सरकार अगर पद देती है तो हमें 18 वालों से कोई प्रॉब्लम नहीं है। 18 वाले भाई जो हैं वो इस चीज़ को लेके बिल्कुल भी मतलब इस चीज़ को दिल पे न लें कि उनके खिलाफ़ कुछ बोला जा रहा है। मेरा कहने का मतलब यहाँ पर सिंपल सा ये है कि आप सभी जानते हैं कि जो एग्ज़ाम का लेवल है और जो उसका कॉम्पिटिटिव जो मतलब कंपटीशन है वो हर साल बढ़ता जा रहा है। 5 साल पहले जो एग्ज़ाम हुआ था वो हो सकता है कि उस समय के हिसाब से टफ़ रहा हो, जैसा कि आज 23 का एग्ज़ाम सभी को टफ़ लग रहा है। अब अगर 28 में एग्ज़ाम होगा 5 साल बाद तो वो 23 से भी ज़्यादा टफ़ होगा और साथ में कंपटीशन भी बढ़ता जाएगा। तो समय के अकॉर्डिंग जो उसकी जो डिफ़िकल्टी लेवल है वो अलग-अलग होती है। तो मैंने डिफ़िकल्टी लेवल पर कभी बात नहीं की कि 18 का एग्ज़ाम ईज़ी था या टफ़ था, 23 का एग्ज़ाम ईज़ी है या टफ़ है, मैं कभी इस चीज़ पे बात नहीं किया। मैटर्स यहाँ पर ये है कि अगर 18 की भर्ती में इतने पोस्ट आए थे कि लगभग 100% जो क्वालिफाइड कैंडिडेट्स थे उनको वहाँ पर जॉब मिली है, तो 23 में तो आपने डबल फ़िल्टर लगाया है, तो यहाँ पर भी कुछ कुछ ऐसा होना चाहिए। और फिर जब वैकेंसीज़ खाली हैं, आप ये मान के चलो कि हर साल 5 से 6 हज़ार जो शिक्षक हैं वो रिटायर होते हैं, तो 5 साल में तो आप हर हाल में आप मान के चल सकते हो कि 20 से 25 हज़ार शिक्षक तो रिटायर हो ही गए होंगे। तो इन सब चीज़ों को लेकर के बात यहाँ पर की जा रही है। मतलब सरकार के सामने क्या है कि जब आर्गुमेंट्स रखे जाते हैं तो कुछ आधार लिए जाते हैं उसके। इसका ये मतलब नहीं होता है कि हम उन पक्षों का विरोध करते हैं कि आपने उनको इतने पद क्यों दे दी, ऐसा कुछ नहीं है। सरकार को बात समझाने के लिए ऐसी बातें कही जाती हैं क्योंकि आपका तो ज्वाइनिंग हो गया है, उसको तो कोई डिस्टर्ब कर नहीं सकता। तो फिर उस चीज़ को लेकर के बिल्कुल भी टेंशन में नहीं आना है। अब रही बात यहाँ पर ये कि अभी आपको पता है कि 1 जुलाई की डेट फिक्स हुई है, मतलब जो आप आगामी आंदोलन है उसमें आप सभी पार्टिसिपेट करिए और चीज़ों को काफ़ी प्रभावशील बनाने की कोशिश करिए। हालांकि मैं कभी भी गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ बोलना मुझे अच्छा नहीं लगता, क्योंकि बोलना भी नहीं चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट के पास सिर्फ पोस्ट इंक्रीज़ करने भर का ही काम नहीं होता है, उनके पास हज़ारों काम होते हैं। तो शांतिपूर्ण तरीके से सरकार के पास अपनी बातों को पहुंचाना एक लोकतांत्रिक अधिकार है, वो सभी नागरिकों को मिला हुआ है। तो उस चीज़ का प्रयोग करना है, ना कि किसी तरह का कोई गलत कार्य या कुछ भी ऐसा नहीं करना है। और सबसे बड़ी बात यह है कि सरकार जो है, जब हालांकि आपने भी देखा होगा कैबिनेट का एक निर्णय, बहुत अच्छा निर्णय मतलब मोहन यादव जी की सरकार ने दिया कि जो मंत्री कैबिनेट मंत्री जो होते थे मध्य प्रदेश के, उनकी जो भी इनकम होती थी, जो मतलब जो उनकी आय होती थी, उस पे जो इनकम टैक्स लगता था वो पहले मध्य प्रदेश के राजकोष से, या आप कह सकते हैं कि मध्य प्रदेश शासन उस आयकर को पे करता था। लेकिन अभी एक संशोधन किया गया है कि वो जो आयकर होगा वो मंत्री, जो कैबिनेट मंत्री या जो भी हैं, वो खुद अपने आय से उसको अदा करेंगे। तो कुछ ऐसे भी मतलब एक आप कह सकते हैं कि प्रोएक्टिव मेजर्स हो गए या फिर एक क्रांतिकारी सोच सामने आ रही है। तो उनकी सरकार जो है वो एक अच्छा एक परिवर्तन लाने की कोशिश कर रही है। इसीलिए थोड़ा सा कन्फ्यूज़न होता है कि जब इतनी मतलब उचित मांग वर्ग के चयनित अभ्यर्थियों के द्वारा की जा रही है तो सरकार इस पर क्यों अमल नहीं कर रही। ये बात थोड़ा सा मतलब विरोधाभासी है, क्योंकि इस तरह के एक्शन लेना कि टैक्स जैसी चीज़ों पर इतना मतलब आप कह सकते हैं कि क्रांतिकारी सोच के साथ उसको लागू करना, ये एक अच्छे मुख्यमंत्री की, एक अच्छे व्यक्तित्व वाले मुख्यमंत्री की पहचान है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जहाँ पर शिक्षा व्यवस्था की बात आती है तो उस पर बिल्कुल भी कान में जूं ना रेंगना, ये चीज़ थोड़ा सा विरोधाभासी है। हालांकि आंदोलन अगर होगा, परीक्षार्थियों के द्वारा लगातार इस तरह के सकारात्मक प्रयास किए जाएंगे तो उम्मीद है कि निश्चित रूप से सफलता हाथ लगेगी।
लेकिन ये है कि मतलब मैं इस चीज़ को समझता हूँ कि मुख्यमंत्री जी का जो माइंडसेट है वो प्रोएक्टिव है, वो मतलब एक तरह से कह सकते हैं कि सरकार जो है वो अच्छे कार्य कर रही है, क्योंकि कर जैसी चीज़ों को लेकर के अक्सर देखा गया है कि कर का जो भी बोझ होता है वो जनता पर ही डाला जाता है। मंत्री, मिनिस्टर, विधायक, सांसद पर ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि कर का बोझ उनके ऊपर भी डाला गया है। तो ये एक क्रांतिकारी सोच है। अब ये क्रांतिकारी सोच शिक्षक भर्ती को लेकर कितनी ज़्यादा, कितने हद तक साबित होती है ये तो वक्त ही बताएगा। पर परीक्षार्थियों का जो हक है, जो उनकी मांग है और जो वो कर सकते हैं, ये वो अपने स्तर पर करें तो निश्चित रूप से उनको वहाँ पर सफलता मिल सकती है। तो ठीक है फ्रेंड्स, यही अपडेट थी। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप उसे लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिए और चैनल पर अगर पहली बार आ रहे हो तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।